हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों और कैसे हैं सभी दोस्त। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पता ही होगा हम ऊष्मा के दो भाग पढ़ चुके हैं और आज हम ऊष्मा का कौन सा पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, फिजिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको पता ही है मेरे दोस्तों कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इसके 2 पार्ट पहले बना चुके हैं। उससे पहले हम 3 पार्ट पहले चैप्टर के बना चुके हैं, भौतिक विमाएं और उनकी राशियां। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लें मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और पहले मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, हमेशा समस्या आती है शुरुआत में, वीडियो ब्लर हो जाती है। ठीक है, मैं चेक करता रहूंगा बार बार। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो ऊष्मा की मैं बात कर रहा था, भाग तीसरा चल रहा है। 2 भाग हम इसके पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, चलिए उन 2 भागों में हमने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जाना। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, सेंसिबल हीट, और आपके तापमान के विषय में भी हमने पढ़ा, प्रसार भी हमने देखे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इससे आगे अब दोस्तों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे मेरे दोस्त ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का चालन। ठीक है, ऊष्मा का क्या देखेंगे हम, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त। अब हम सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा ऊष्मा का स्थानांतरण। दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में ना छूटे। इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स कराऊंगा मेरे दोस्त, मेरे साथ बने रहें आप। चलिए तो ऊष्मा का स्थानांतरण हम देखेंगे मेरे भाई। तो ऊष्मा के स्थानांतरण से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो भाई साहब, ऊष्मा स्थानांतरण के मुख्य 3 प्रकार के तरीके होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उन कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकारों की भी हम बात आपसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं उनके प्रकार कौन से। पहले नंबर का होता है मेरे दोस्त चालन। और नंबर 2 पर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नंबर 2 पर जो होता है उसको हम कहते हैं संवहन। और नंबर 3 पर जो होता है मेरे दोस्त उसको कहते हैं विकिरण। ठीक है, तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है इन 3 प्रकार से होता है मेरे दोस्त। चालन, नंबर 2 पर संवहन और नंबर 3 पर है मेरे दोस्त विकिरण। ऊष्मा को हम 3 प्रकार से उसका स्थानांतरण कर सकते हैं, चालन विधि से, संवहन विधि से, और कौन सी विधि है, विकिरण विधि है। ठीक है जी, चलिए तो इससे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आपको इनको समझा दूंगा और भूलोगे नहीं भाई साहब, ऐसे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 तरीके सबसे पहले आपने जाने, चालन, संवहन और विकिरण। अब बात करेंगे इनसे आगे की। ठीक है, तो भाई साहब ये जो चालन जो है, चालन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझें तो अगर हम चालन की ही बात करें खाली, तो चालन का मतलब वो है भैया का ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा का चलन हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, चलन हो रहा है, बिना अणुओं के खिसके। बात को समझना, बिना अणुओं के खिसके कहने का क्या मतलब है, जरा बात समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या काम करा, एक लोहे की रॉड है, ये क्या है मेरे भाई, ये है एक लोहे की रॉड। ठीक है, एक लोहे की रॉड है। अब हुआ क्या कि हमने क्या काम करा, इस एक सिरे पर अग्नि क्या कर दी भाई साहब, इसको इस एक सिरे पर हमने अग्नि प्रकट कर दी, अग्नि। बस समझ देंगे भैया, अग्नि। हमने क्या काम करा, इसके एक सिरे को क्या नाम है, अग्नि देनी शुरू कर दी। कहने का मतलब इसके एक सिरे को हम गर्म कर रहे हैं और इतनी गर्म कर रहे हैं कि हम देते ही जा रहे हैं भाई साहब। तो होगा क्या, आपको बात बहुत ध्यान से समझनी है, बिल्कुल वीडियो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब जैसे हमने इसको एक सिरे से गर्म किया तो होगा क्या, जब ये यहां से पूरी गर्म हो जाएगी जितनी इसकी लिमिट है,
है नी, जितनी इस ऊष्मा की लिमिट है ये उतनी इसको गर्म कर देगी। उसके बाद में क्या है, उससे ज्यादा गर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी लिमिट ही उतनी होगी। अब क्या होगी कि हमने यहां तो अग्नि नहीं दे रखी, यहां तो हम ऊष्मा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे क्या है अपनी गर्माहट को इधर खिसकाना शुरू कर देगी। यानी यहां से भी ये पार्ट भी गर्म होगा, ये पार्ट भी गर्म होगा, ये पार्ट भी गर्म होगा, और ये धीरे धीरे पूरी लोहे की रॉड आपकी यहां तक गर्म हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको ऐसा समझते हैं और बेहतरीन तरीके से जब हम पढ़ते हैं इसको, तो मैं कुछ ऐसे पढ़ाता हूं, जरा समझिए कि भाई साहब आपने क्या काम करा, एक सरिया ले और उसको क्या नाम है गैस या फिर चूल्हे पर रख दिया, इतनी लंबी सरिया थी, गर्म करने के लिए रख दिया। अब आपने एक सिरा गर्म करने के लिए रखा और 1 घंटे बाद बोले क्या जाइयो भाई साहब मैं एक सरिया रख के आया हूं और जाइए उसे उठा लाओ जरा। अब जैसे ही वो भाई साहब भागे भागे गए, उन्होंने देखा कि एक सिरा लाल हुआ पड़ा, बिल्कुल गर्म हुआ पड़ा, और दूसरे सिरे का ध्यान नहीं करा, उन्होंने फट देनी सरिया उठाई और हाथ, समझ गए हो गया फिर क्या हुआ होगा, हाथ जल गए भाई साहब। तो हुआ क्या यहाँ पर, ऊष्मा का चालन हुआ। क्या हुआ, ऊष्मा का चालन। अबे हमने एक सिरा गर्म किया था मेरे भाई, लेकिन ऊष्मा यहां तक पहुंच चुकी है। ऊष्मा कहां तक पहुंच चुकी, यहां तक पहुंच चुकी। किस विधि से पहुंची, चालन विधि से। अब मेरी बात समझिए, क्या ऊष्मा यहां से यहां चलकर गई, यानी हमने अग्नि जो यहां दे रहे थे उसको क्या हमने यहां दिया, नहीं दिया। क्या ऐसा हुआ कि ये लोहे की जो रॉड है ये हमने बदल दी हो, गर्म हो गई इधर को रख दी, नहीं भाई साहब, फिर भी ये गर्म हुई ना। क्या ऐसा हुआ कि इस लोहे की रॉड के अंदर कुछ चल रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कुछ चल रहा हो इधर से इधर, इधर से इधर, के भाई ऐसा गर्म हो गई है यहाँ पर, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि लोहे की रॉड तो ठोस है भाई साहब, और ठोसों के अंदर अणु होते हैं भाई साहब बिल्कुल भिच्चम पिच्चा। जब हम पढ़ेंगे ना क्या केमिस्ट्री, तब हम जानेंगे कि ठोसों के अणुओं के बीच में कैसा बल होता है, क्या चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीज आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो इसके अणुओं के बीच में बहुत ही कंबल होता है, यानी ये कंबल का मतलब कंबल नहीं, बहुत ही अंतराणविक बल जो है बहुत अधिक, मतलब अब ये समझिए ऐसे समझते हैं बिल्कुल ऐसे चिपके चिपके रहे हैं इनके अणु, बहुत ऐसे, बहुत सारे ऐसे लाइन में लगे हुए हैं एक तरीके से, जैसे आप कई सारे कंचे या फिर बॉलों को एक साथ दबा के लगा देना, दबा के एकदम प्रेशर से, ऐसा करके इनके अणु रहते हैं बिल्कुल चिपके हुए। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी, यहां से ली उसने ऊष्मा, यहां से लेकर इस वाले को ट्रांसफर कर दी, यहां से लेकर उसने उस वाले को ट्रांसफर कर दी। तो इस तरीके से बिना अणुओं के स्थानांतरण के ऊष्मा का प्रवाह क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। अरे भाई साहब बात समझ में आ रही होगी, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझें आप, कि अणुओं के बिना स्थानांतरण के, अणु नहीं हिले अपनी जगह से, और उसके अलावा क्या हुआ कि ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच गई, यही विधि कहलाती है चालन। जैसे लोहे की रॉड का गर्म हो जाना, किसी चम्मच का गर्म हो जाना, ये उदाहरण आते हैं पेपर में, कि भाई साहब आपने सब्जी बना रहे हो, चमचा रखा और चमचे का ऊपरी सिरा गर्म हो जाता, क्यों, तो भाई साहब चालन विधि द्वारा। आप देखते होंगे कि लोहे, चाय वाला जो है केतली के ऊपर हत्ती चढ़ाता है, ये तय पर जो लकड़ी का वो चढ़ाते हैं पदार्थ, कुचालक होने के कारण चढ़ाते हैं, कुचालक नहीं होगी तो वो सरिया जो है ऊष्मा पाके गर्म हो जाएगी और हाथ जला देगी। तो वहां पर भी सरिया से ऊष्मा कैसे जारी होती है, चालन विधि द्वारा। अरे भाई साहब इतनी सी बात समझ में आ रही है, चालन की बात क्लियर हुई। इसके जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उनकी भी हम बात करेंगे एमसीक्यूज वाली वीडियो में। फिलहाल बस मुझे ये समझाना है कि चालन का मतलब क्या है। चालन का मतलब है बिना अणुओं के स्थानांतरण के ऊष्मा का प्रवाह होना क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ऊष्मा का। बात आ रही है भाई साहब क्लियर? चलिए, तो ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई। इसके बाद अभी हम बात करते हैं किसकी मेरे दोस्त, संवहन की बात करते हैं। संवहन का क्या मतलब है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। संवहन का मतलब, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो चालन है इसको संचालन भी कह देते हैं, संचालन, ठीक है। तो बात एक ही है, चालन कह दीजिए चाहे संचालन कह दीजिए। और हाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है ठोसों में, केवल ठोसों में, केवल ठोसों में। ये जो चालन की प्रक्रिया है मेरे भाई, ऊष्मा स्थानांतरण की जो चालन की प्रक्रिया है, ये केवल ठोसों में होती है भैया, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, संवहन की बात कर रहे हैं। और संवहन की बात करूं तो संवहन से आप समझिए
कि मान लीजिए एक बर्तन लिया हमने और इस बर्तन में क्या करा, हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया और यहां से क्या दे दी हमने, फिर वही, ठीक है जी, अग्नि दे दी यहां से। अरे भाई समझ जाओ यार, ठीक है, हमने यहां से ऊष्मा देना इसको शुरू कर दिया और पानी गैस पे रख दिया गर्म करने के लिए। अब होगा क्या, देखिए ये ऊष्मा जो दे रहा है नीचे वाले पार्ट को दे रहा है, इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो पानी है, ये नीचे वाला पानी ये गर्म हो जाएगा। बात आ रही है भैया समझ में, नीचे वाला पानी जो होगा वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक बात आपने पढ़ रखी होगी, ना पढ़ रखी हो तो इस बात को समझ लेना कि जो गर्म चीज होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण वो क्या है, ऊपर उठना चाहती है, कहाँ, ऊपर। और ठंडी चीज जो होती है वो भारी होती है, तो ठंडी होने के कारण, भारी होने के कारण वो क्या है, नीचे रहना चाहती है। तो होगा क्या, ऊपर का पानी कैसा, ठंडा, नीचे का पानी कैसा, गर्म। तो होगा क्या, ये गर्म पानी यहां से चलकर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। बात आई समझ में। और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो कहां आ जाएगा, नीचे। अब ये फिर से गर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सर्कुलेशन बना रहता है भाई साहब इसका, ठीक है, कि नीचे का गर्म ऊपर जाएगा, ऊपर का गर्म ठंडा नीचे आएगा, फिर ऐसे ही ऐसे ही ये साइक्लिक पोजीशन इसकी बनी हुई होती है। इसी को कहते हैं संवहन प्रक्रिया, ऊष्मा का संवहन प्रक्रिया। इसमें क्या है कि अणु जो है, देखो जल के अणु जो है अपना स्थान छोड़ रहे हैं भाई, यहाँ के जो गर्म अणु थे ये ऊपर पहुंच गए और यहाँ के जो ठंडे अणु थे ये नीचे आ गए। तो इसमें क्या है, अणुओं का स्थानांतरण होता है। संवहन प्रक्रिया में क्या होता है, अणुओं का स्थानांतरण होता है, जबकि चालन में अणुओं का स्थानांतरण नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अणुओं के स्थानांतरण से होती है भाई साहब ये, अच्छा, संवहन की प्रक्रिया। और भाई साहब मैं आपको बता दूं ये किस किस में होती है, तो ये होती है आपकी, एक तो गैसों, उसमें द्रव में, और एक होती है गैसों में। ये सिर्फ ठोसों में होती है, ये द्रव और गैस दोनों में होती है, ठोसों में नहीं होती भाई साहब, ठीक है। अच्छा, पानी का उदाहरण एक हम आपको बात बताएं मेरे भाई, एसी की। मैं जब मतलब काफी समय पहले की बात मैं आपको बताऊं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, एसी हमेशा आपने देखी होगी ऊपर ही लगाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर ही। और हीटर वगैरह ज्यादातर नीचे की ओर लगाते हैं। हीटर नीचे लगाने का कारण आप समझ गए होंगे, नीचे की वायु गर्म हो जाएगी, तो गर्म होकर क्या है, वो ऊपर उठेगी और ऊपर की ठंडी वायु को क्या भेज देगी, फिर से नीचे भेज देगी, तो फिर से वो नीचे की गर्म हो जाएगी। इसलिए हीटर को तो नीचे लगाते हैं भैया। और एसी और कूलर, मैं पहले पता क्या सोचता था, एक बार क्या हुआ, मैं गया एक जगह, हॉस्पिटल में गया था एक जगह, क्या, और वहां पर क्या कि छत के लेवल में उन्होंने कूलर लगा रखा था, क्या, कूलर। अब वो कूलर जो पंखों को हवा दे रहा था, ठीक है, चल भी रहा था, गर्मियों के दिन थे। तो मैं सोचने लगा बड़े यार पागल बंदे हैं, देखो कूलर को ऊपर लगा रखा है यार, ये पंखों को हवा दे रहा, अब इसे नीचे लगाओ तो इंसानों को हवा देगा, पंखों को हवा दिला रहे हैं इस कूलर से। मुझे उस समय नहीं पता था भैया एक साइंस का फंडा है, ठीक है। तो होता क्या है वहां पर ये संवहन प्रक्रिया लागू होती है। कैसे होती है भैया संवहन की प्रक्रिया लागू, समझते हैं जरा। मान लीजिए हमने क्या काम करा, एक ये कमरा था और इस कमरे में यहां पर लगा दिया कूलर। अब ये क्या काम कर रहा होगा, ठंडी हवा फेंक रहा होगा दमादम, टकटकाटा। तो ऊपर की वायु को क्या कर रहा होगा, ये ठंडी कर रहा होगा, और ठंडी होने के कारण वायु भारी हो जाएगी। भारी हो जाएगी तो वो कहां पहुंचेगी, नीचे। और नीचे की जो गर्म वायु है, वो गर्म होने के कारण हल्की है, तो वो कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। और ये कूलर लगातार ऐसे 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 क्या करेगा, संवहन की प्रक्रिया के द्वारा पूरे कमरे को ठंडा कर देगा। आई बात समझ भैया। इसीलिए एसी और कूलर वगैरह ये ठंडी जो चीजें होती हैं, ठंडक देने वाली, हमेशा ऊपर लगाई जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, फ्रिज आपने देखा होगा, फ्रिज में ऊपर की ओर फ्रीजर लगा होता है, यानी नीचे नहीं लगा होता, ऊपर की ओर फ्रीजर लगा होता है, ठीक है। सब यही रीजन है संवहन की वजह से, ठीक है भाई साहब। हीटर वगैरह आपने देखे होंगे, जितने भी हीटर होते हैं जाड़ों में, वो सभी हम नीचे लगाते हैं, ठीक है, वो सभी संवहन के कारण। चलिए, तो ये हमने जान लिया भाई साहब, इसमें अणुओं का स्थानांतरण होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसमें क्या होगा कि बिना अणुओं के स्थानांतरण के, बिना अणुओं के
स्थानांतरण से, यानी इसमें अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता, संवहन की प्रक्रिया में, संवहन की प्रक्रिया में होता मेरे भाई अणुओं का स्थानांतरण। अणुओं का क्या होता है मेरे भाई, इसमें स्थानांतरण होता है। ठीक है जी, इसमें अणुओं का स्थानांतरण होता है। चलिए इसके बाद मेरे दोस्त हम क्या समझेंगे, विकिरण को समझते हैं। विकिरण, ये विकिरण का क्या मसला है भाई साहब? विकिरण का मतलब है कि जिसमें खुद ऊष्मा चल के आ रही हो, बात समझना, जिसमें खुद ऊष्मा चल के आ रही हो और भाई साहब निर्वात से आ रही हो, चाहे कैसे भी मान लीजिए, हालांकि इसमें निर्वात की हम बात करेंगे। तो ये होता है किरणों के द्वारा, किससे, किरणों के द्वारा। दूसरी बात, ये तीनों अवस्थाओं में होता है, तीनों अवस्थाओं में, यानी तीनों अवस्थाओं का क्या मतलब है, ठोस, द्रव और गैस। यानी चाहे लिक्विड हो, चाहे ठोस चीज हो, चाहे जल हो, तीनों को गर्म कर सकती है भाई साहब ये विकिरण। आपने उदाहरण के तौर पर देखा भी होगा, धूप जब निकल रही होती है, आप लोहे की थाली रख दीजिए, वो भी गर्म हो जाएगी उससे। अब उसको हमने ऊष्मा तो नहीं दी, तो वो विकिरणों से ही तो गर्म हो रही है, किरणों से ही तो गर्म हो रही है। अच्छा, उसी थाली में आप पानी रख दीजिए थोड़ा सा, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे वो पानी भी गर्म हो जाएगा। तो द्रव भी गर्म हो रहा है, थाली भी गर्म हो रही है, ठोस भी यानी कि गर्म हो रहा है। और गैस का मतलब, गैस का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर गैस हो, अगर आप उसको भी रख देंगे तो वो गैस भी गर्म हो जाएगी। ठीक है भैया, तो बात आप समझ पाए हैं। तो विकिरणों द्वारा ठोस, द्रव, गैस तीनों ही गर्म हो सकती हैं भैया, ये विकिरणों द्वारा होती हैं। इसमें क्या आ रही होती है, जो ऊपर से जो गर्मी देने वाली किरणें होती हैं, गर्मी देने वाली किरणों का भी नाम आप याद रखना, अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें या अवरक्त विकिरणें जो होती हैं भाई साहब, यही क्या देती हैं, सूर्य की किरणों से हमें ऊष्मा देती हैं। अगर सूर्य की किरणों से हम इन अवरक्त विकिरणों या अवरक्त किरणों को निकाल लें बाहर, यानी सूर्य की रोशनी में अगर ये ना हो ना, तो फिर हमें गर्मी नहीं लगेगी सूर्य की रोशनी से। गर्मी हमें इसी के कारण लगती है। बात आई समझ में? इसी के कारण ही कोई चीज हम गर्म कर पाते हैं भैया। बात क्लियर हो रही है आपको? विकिरणों से संबंधित बातें भी क्लियर हो गई, चालन भी समझ में आ गया आपके, और संवहन भी समझ में आ गया। इसके बाद की बात हम दोस्तों करेंगे। अच्छा, इनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज हम एमसीक्यूज वाली वीडियो में जरूर देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपको चीजें समझ आई होंगी मेरे दोस्त। इसके बाद हम अगली बात करेंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण भी हमने देख लिया, आगे हम देखेंगे ऊष्मा के बारे में और भी चीजें। चलिए, ठीक है, तो इससे आगे हम क्या देखेंगे दोस्तों, अभी हमारा क्या बच गया है, हाँ अभी न्यूटन का शीतलता का नियम भी बच गया है, शीतलक नियम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी न्यूटन के शीतलन नियम की भी बात हम करेंगे, और उससे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। किसके? ऊष्मागतिकी। क्या पढ़ेंगे हम? ऊष्मागतिकी, गतिकी, ऊष्मागतिकी। ठीक है मेरे भाई, हम क्या पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के कुल मेरे भाई 3 नियम हैं। 3 नियमों को हम बहुत छोटे सी भाषा में खत्म कर लेंगे, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहला नियम हम अगर पढ़ें ऊष्मागतिकी का, तो इसको कहते हैं शून्यवा नियम। शून्यवा नियम, इसको क्या कहेंगे? शून्यवा नियम कहेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, पहले नियम को, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ये क्या कहलाता है मेरे भाई? तो ये कहलाता है शून्यवा नियम। अच्छा, इस नियम का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। ये नियम ये कहता है मेरे भाई कि मान लीजिए हमने क्या काम करा, एक अपार्टमेंट बना लिया, एक डब्बों का मान लीजिए
ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमने एक डब्बे का या किसी भी कोई भी चीज मान लीजिए उसके 3 पार्ट बनाई। अच्छा, हमने इसको टेम्परेचर दिया मान लीजिए 40 डिग्री, हमने मान लीजिए इसको दिया 30 डिग्री, और मान लीजिए इसको दिया हमने 50 डिग्री। ठीक है, यानी इस अपार्टमेंट में 40 डिग्री, इसमें 30 डिग्री, इसमें 50 डिग्री। ठीक है भाई साहब, तो ये 3 अलग अलग टेम्परेचर हमने दिए और इनको एक साथ कंबाइन करके रख दिया। कंबाइन मीन्स इनको रास्ते खुले हुए हैं हल्के से, बात आप समझ गए मेरी। ठीक है, इस तरीके से इनको कंबाइन करके रख दिया हमने। तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद होगा क्या, कुछ समय बाद इन तीनों अपार्टमेंट का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा कि सभी का क्या हो जाएगा, 40-40 हो जाएगा, 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री। यही कहलाता है शून्यवा नियम। ठीक है भाई साहब, यही क्या कहलाता है, शून्यवा नियम कहलाता है। बात आप मेरी समझ पाए होंगे, शून्यवा नियम का क्या मतलब है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है भाई साहब, कि अगर हम 3 अपार्टमेंट को किसी अलग अलग तापमान पर रख देते हैं भाई साहब, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उनका जो तापमान है उन सभी में तापमान कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। यही कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। चलिए, ऊष्मागतिकी का मैं दूसरे नियम की बात कर लेता हूँ। दूसरा नियम जो है ऊष्मागतिकी का, ये क्या कहलाता है, ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, कि भाई साहब ऊष्मा ना तो उत्पन्न की जाएगी, ऊष्मा न तो उत्पन्न की जा सकती है, और न ही नष्ट की जा सकती। ठीक है भाई साहब, ऊष्मा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बात आप समझ पाए हो मेरी। तो दूसरा नियम क्या कहता है ऊष्मागतिकी का मेरे भाई, कि ऊष्मा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बात आप समझ पाए, यही कहलाता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। कोई दिक्कत मेरे भाई। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम की। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत भी है यहां तक, मुझे पूरी उम्मीद है अभी यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, तीसरा नियम इसका देखते हैं। सुनो भाई साहब, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई, बिल्कुल सुधार लेंगे। इसके नियम 3 नहीं, इसके हैं 4 नियम है ऊष्मागतिकी के। ये पहला नियम जो है इसको कहते हैं शून्यवा नियम। ठीक है, इसको शून्यवा नियम नाम दिया जाता है। अच्छा, पहला नियम नहीं, फिर इसको हम शून्यवा नियम ही कहते हैं। और ये वाला जो मैंने आपको बताया ये है इसका पहला नियम, और अभी जो हम पढ़ेंगे ये होगा इसका दूसरा नियम। ठीक है, तो इसके नंबरिंग तो 3 ही आती है। नंबर हम लिखे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे देखें तो 3 ही है। पहले वाले को हमने क्या कह दिया, शून्यवा नियम कह दिया। शून्यवा नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इस तरीके से हैं इसके। ठीक है भैया, तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई। तो ये शून्यवा नियम मैंने आपको बताया, प्रथम नियम मैंने आपको बताया। अच्छा, इसी प्रथम नियम को आप याद रखना, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है भाई साहब, यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। ठीक है भाई साहब,
ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम कहा जाता है? तो प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम हम अब इसका समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है भैया? अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसको और बेहतर तरीके से क्लियर करने की। ठीक है, चलिए अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम अगर मैं देखूं तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ये कहता है मेरे भाई कि ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होगी। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होगी। बात आप समझे कि ऊष्मा जो है हमेशा क्या होगी? ऊष्मा कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है हमेशा ऊष्मा। बात क्लियर है भाई साहब आपको? तो ये कहलाता है कौन सा नियम? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम भैया। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद हम मेरे भाई तीसरे नियम की बात करेंगे, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या कहता है। तो ऊष्मागतिकी का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि भाई साहब ऊष्मा या तापमान जो है, तापमान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, उच्च सीमा नहीं है तापमान की। ठीक है भाई साहब, तापमान की उच्च सीमा नहीं है। क्या समझे? तापमान की कोई हाईएस्ट लिमिट नहीं है, उच्च सीमा नहीं है कि यहां तक ही हो सकता है। बात आप समझ पा रहे हो? लेकिन इसने क्या कहा है? लेकिन निम्न सीमा है, यानी निम्न सीमा है, लोएस्ट नियम है। यानी तापमान के बारे में ये जरूर कहा गया है कि भाई साहब इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। बात आप समझ पा रहे? और वो निम्नतम तापमान है क्या? वो आपको मैंने पहली वीडियो में भी बता रखा है, वो है 0 केल्विन। कितना मेरे भाई? 0 केल्विन। 0 केल्विन न्यूनतम संभव तापमान है, इससे नीचे तापमान कभी हो ही नहीं सकता। और भाई साहब 0 केल्विन में ढूंढना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। बात आप समझ पा रहे हो? लेकिन ये लिमिट इसकी दे रखी है कि इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता 0 केल्विन। और इसी 0 केल्विन को मेरे भाई 273.15 डिग्री सेल्सियस भी कह देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक भैया? यही आपके ऊष्मागतिकी के 4 सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत यानी एक होता है शून्यवा नियम जिसमें ये बातें होती हैं, एक होता है प्रथम नियम जिसमें ये बात है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, एक होता है दूसरा नियम जो सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करेगी, और एक होता है तीसरा नियम जिसमें क्या है? ऊर्जा का तापमान की हाईएस्ट लिमिट तो नहीं है लेकिन लोएस्ट लिमिट जरूर है, और लोएस्ट लिमिट के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है भाई साहब, ये आपके ऊष्मागतिकी के 4 सिद्धांत होते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों मैं बात आपसे करूंगा न्यूटन के शीतलक नियम के बारे में। और भाई साहब ये न्यूटन का शीतलक नियम जो है ना, इससे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को आपको समझना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी कोशिश करूंगा अभी बताने की, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का शीतलक नियम। न्यूटन का शीतलक नियम। न्यूटन का शीतलक नियम क्या कहता है, जरा इस बात को हम समझते हैं। तो न्यूटन का शीतलक नियम मेरे भाई सीधी सी बात कहता है आपसे, वो कहता है कि किसी पिंड या किसी वस्तु का जो ठंडे होने की दर होती है ना भाई साहब, वो उस वस्तु के तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर के क्या होती है? अंतर के बराबर होती है। आप इस बात को समझ लीजिए। फिलहाल चलिए खैर इस लाइन को आप छोड़ो, मैं आपको बहुत बेहतरीन और आसान से शब्दों में बताता हूँ। अनुक्रमानुपाती समानुक्रमानुपाती तो आपको क्या समझ में आते ही नहीं है समझने। चलो बहुत ही आसान तरीके से हम इसके नियम को और समझेंगे। ठीक है,
क्षेत्रफल वगैरह की भी बात इसमें की जाती है, लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बकवास बात हम नहीं करेंगे। चलिए, तो न्यूटन का शीतलक नियम क्या कहता है मेरे भाई? न्यूटन का शीतलक नियम ये कह रहा कि मान लीजिए आपके पास में एक वस्तु है। क्या है आपके पास में? एक वस्तु, और इसका तापमान मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भाई साहब। चलिए, और फिर कह रहा है कि आपके पास में एक और दूसरी वस्तु है। बोला ठीक है जी, और मान लीजिए इसका तापमान क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस है। बात आई समझ में भैया? क्या आपके पास एक 90 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु है, एक आपके पास में 70 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु है। अब मुझे क्या काम करना है? इस 90 डिग्री को 80 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। बात क्लियर? और इस 70 डिग्री को 60 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। बात क्लियर भाई साहब आपको? अब न्यूटन का शीतलक नियम यहाँ कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। अब वो कहेगा कि निम्न में से किसके ठंडे होने की दर सर्वाधिक होगी? इन दोनों में से किसके ठंडे होने की दर तीव्र होगी, तेज होगी? बात आप समझ पा रहे हो? यानी कौन सा इनमें से जल्दी ठंडा होगा? बात क्लियर है भाई साहब? तो इसमें जो जल्दी ठंडे होने वाली दर होती है वो होती है भाई साहब इसकी होगी। हालांकि इनका अंतर देखा तो देखो 10 डिग्री आ रहा है, और यहाँ भी अंतर देखा तो 10 डिग्री आ रहा है। ताप का अंतर तो 10-10 डिग्री आ रहा है इनमें, लेकिन ठंडे होने की दर जो तेज होगी, अधिक होगी ना, वो इसकी होगी। न्यूटन के शीतलक नियम के अनुसार 90 डिग्री वाली वस्तु जल्दी ठंडी हो जाएगी। यही कहता है न्यूटन का शीतलक नियम। भाई साहब बात क्लियर है? कोई दिक्कत आपको? अभी कह रहे होगे ये बात कैसा पढ़ नहीं पाई। अब समझते हैं हम इसकी परिभाषा को। ठीक है, न्यूटन का शीतलक नियम ये कहता है कि भाई साहब वस्तु का जो टेम्परेचर है, वस्तु का जो तापमान है, वो वातावरण के तापमान के अंतर को देख, वातावरण का तापमान जो होता है उसके अंतर से आप मैच कीजिए। मान लेते हैं हम यहाँ पर अपनी तरफ से मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि वातावरण का तापमान क्या है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है। हमने मान लिया अपने पास से, आप भी मान लेना भाई साहब, जरूर क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, अब देखिए 90 से अगर किसी चीज को ठंडा होकर 40 पर जाना है तो 50 डिग्री सेल्सियस उसको घटाना होगा अपना। बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अब अगर 70 से किसी वस्तु को 40 पर जाना है तो केवल उसको 30 डिग्री सेल्सियस घटाना होगा। ठीक है, टाइम दोनों के पास समान है। मान लीजिए टाइम दोनों के पास में क्या है, फिलहाल के लिए समान है। तो अब अगर टाइम दोनों के पास समान है तो अब होगा क्या भाई? इनको समान समय में क्या है, 40 डिग्री पर पहुंचना है। तो देखिए ये इसको तेजी से ठंडा होना पड़ेगा या इसको तेजी से ठंडा होना पड़ेगा? तो भाई साहब इसको तेजी से ठंडा होना पड़ेगा, है ना? ये तो धीरे धीरे भी ठंडी होगी तो भी हो जाएगी अपने समय पर, लेकिन इसके मुकाबले इसको थोड़ा और तेजी से ठंडा होना पड़ेगा मेरे भाई। तब इसीलिए मेरे भाई जिसका टेम्परेचर अधिक होता है उसके ठंडे होने की दर सर्वाधिक होती है, तेज होती है। यही कॉन्सेप्ट है न्यूटन के शीतलक नियम का। बात आई आपको समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं, क्योंकि ये तो बात थी समझाने वाली। अब बात हम पढ़ेंगे जो बिल्कुल कंसेप्चुअल, जो फिजिक्स वाली लैंग्वेज है, वो ये कहती है कि न्यूटन के शीतलक का नियम जो है, न्यूटन के शीतलक नियम की जो दर है, न्यूटन के शीतलता की जो दर है, इसकी जो दर है वो बराबर होती है किसके? तापमान में अंतर के। तापमान में अंतर गुणा एक और चीज है इसमें जो अभी मैंने यहां नहीं बताई आपको, बात को समझना। एक और चीज क्या है? सतह के क्षेत्रफल। सतह के क्षेत्रफल के, ठीक है भाई साहब, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। इस सिंबल को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। बात आई समझ में? तो न्यूटन का शीतलक नियम की जो दर है वो किसके? तापमान में अंतर के तथा सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी भैया। कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे उम्मीद है आपको न्यूटन का शीतलक नियम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा।
चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर आपको एक चीज और बता देता हूँ। वैसे तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकने का विचार था, मैं यहीं रोक बता देता हूँ आपको एक चीज। एक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ठीक है। इस किरचॉफ के नियम से भी सवाल आ जाते हैं, मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो इस किरचॉफ के नियम को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। किरचॉफ भाई साहब जो है, ये एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने एक बात कही है। क्या बात कही है कि अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक। ठीक है भाई साहब। तो किरचॉफ भाई साहब ने एक बात कही है कि अच्छे अवशोषक ही क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसीलिए भाई साहब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगिस्तान जो है दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसका रीजन यही है मेरे दोस्त, क्योंकि रेगिस्तान जो है अच्छा अवशोषक है, इसलिए जल्दी से ऊष्मा को अवशोषक कर लेता है, और अच्छा उत्सर्जक है, इसलिए रात होते ही जल्दी से ऊष्मा को छोड़ देता है। बात आई समझ में? तो कौन सा सिद्धांत वहां लागू होता है? किरचॉफ का नियम लागू होता है मेरे भाई। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए मेरे दोस्त, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं, जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। एक होता है मेरे दोस्त रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है मेरे भाई, या रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है? अगर इसकी बात करें तो अचानक होने वाली घटना। अचानक होने वाली घटना। और इसमें अचानक होने वाली घटना में क्या, और हम लिखेंगे कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना। जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता मेरे भाई, तो अचानक कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जैसे साइकिल की ट्यूब का फट जाना। ये किसमें आता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में। साउंड होती है ना एकदम फट, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम ही कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए और छोटी छोटी सी बातें हम जानेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया, साइकिल की ट्यूब का फट जाना। और क्या हम पढ़े इसमें ऊष्मा में? ऊष्मा में और क्या? चलो कैलोरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है वैसे मुझे याद आ रहा है जैसे मैंने कैलोरी के बारे में पहले पढ़ा दिया है फर्स्ट पार्ट में। हाँ जी, इसमें हम एक चीज और अभी तुम्हें पढ़ते हैं। इसमें हम क्वथनांक और गलनांक के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वथनांक, क्वथनांक जो होता है भाई साहब, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है क्वथनांक, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये है आपका किस पर? स्थिर ताप, सॉरी दाब पर, जो हमारे यहाँ नॉर्मल, इसको कहेंगे नॉर्मल दाब पर। लेकिन अगर मान लीजिए कहां पहुंच जाए, हम कहां पहुंच जाए, मान लीजिए निम्न दाब। निम्न दाब, निम्न दाब में क्या होगा? निम्न दाब में, इसको ऐसे लिख देते हैं, निम्न दाब में जाने पर, निम्न दाब में क्वथनांक क्या हो जाएगा? क्वथनांक घट जाएगा। निम्न दाब पर क्या होता है? निम्न दाब में
क्वथनांक जो होता है घट जाता है। इसलिए होता क्या है, पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो खाना देर से पकता है। बात आप समझते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पहाड़ों पर जाने से खाना देर से क्यों पकता है। तो पहाड़ों पर जब हम जाते हैं मेरे भाई तो दाब जो होता है वो निम्न हो जाता है, और निम्न दाब होने से क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। क्वथनांक घट जाने का मतलब है, मान लीजिए कि जहां पानी हमारा 100 डिग्री पर उबल रहा है ना यहाँ पर, तो पहाड़ों पर ये 90 डिग्री पर ही उबलना शुरू कर देता, 90 डिग्री पर ही भाप बनना शुरू कर देता। ठीक है, तो 100 डिग्री तक वाली उसमें इसको पहुंच ही नहीं पाती। 100 अगर पहुंच जाए तो जल्दी से बना दे खाना, तो 90 पे ही भाप बनने लग जाता, 100 तक तो नंबर ही नहीं आता उसका। इसलिए पहाड़ों पर खाना क्या होता है, देर से पकता है भैया। क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है पहाड़ों पर। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, निम्न दाब में, ये तो हो गया क्वथनांक की बात, निम्न दाब में गलनांक अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है भैया, गलनांक जो होता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, गलनांक, इसको हिमांक भी कह सकते हैं, गलनांक कह दीजिए, चाहे इसको हिमांक कह दीजिए आप। ठीक है, चलिए एक और बात हम समझते हैं मेरे भाई, अगर हम हाई प्रेशर में चले जाएं, हाई प्रेशर मीन्स उच्च दाब, उच्च दाब में क्या होगा मेरे भाई, कि आपका जो क्वथनांक है उल्टा हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, और उच्च दाब में जो गलनांक है इसका उल्टा हो जाएगा, गलनांक या हिमांक कह दीजिए इसको, ये कम हो जाएगा। ठीक है जी, उच्च दाब में क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है, गलनांक कम हो जाता है। यहां से एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाई साहब प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो रीजन है कि प्रेशर कुकर में दाब क्या कर देते हैं हम, प्रेशर बढ़ाते हैं ना, प्रेशर का मतलब दाब ही है, तो दाब उसमें अधिक हो जाता है। दाब बढ़ने से क्या है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जहां पानी 100 डिग्री पर उबल रहा था, अब वो क्या है 120 डिग्री पर उबलना शुरू करेगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और एक्स्ट्रा मिल गया उसको, तो इसलिए क्या होता है, वो जल्दी से पक जाता है। अच्छा, लेकिन यह भी बताया जाता है मेरे भाई कि प्रेशर कुकर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके जो पोषक तत्व हैं, कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब प्रेशर कुकर के तुलना में अपने भगोने वाला खाना टेस्टी होता है, सॉरी उसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, टेस्टी की बात नहीं कह सकते हैं, पोषक तत्व ज्यादा होंगे, इस बात को भी हम समझ जाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ये क्वथनांक और गलनांक से छोटी छोटे पॉइंट थे, कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा मैंने आपको बता दिया। निम्न दाब पर क्वथनांक घट जाएगा, जबकि उच्च दाब में क्वथनांक बढ़ जाएगा। निम्न दाब में गलनांक अधिक हो जाएगा, जबकि उच्च दाब में गलनांक कम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको समझ आई होंगी मेरे दोस्त। और भी मैं छोटी छोटे पॉइंट अभी कराता हूं आपको। ठीक है, 2 पॉइंट में अभी आपको और बताता हूं, बहुत बेहतरीन, ये भी पेपर में भाई साहब एजिट पूछे जाते हैं। अब ये समझ लो महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, पक्का ही पक्का। ठीक है, एक है मेरे भाई गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है मेरे भाई 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। और एक होती है मेरे भाई यहीं पे ही जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो भाई साहब जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे मेरे भाई। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी, और जबकि जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540 कैलोरी होती है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए दोस्तों बाकी की चीजों को हम एमसीक्यूज में कवर करेंगे।
इसी वीडियो में आपका ये ऊष्मा का चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। प्रयास किया है मैंने सारी चीजों को कवर कराने का। अगर कुछ छूट भी गई होंगी तो उनको हम क्या कहें, एमसीक्यूज वाले चैप्टर वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्त, शेयर करें। बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।